दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटनाचक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस भौतिक विज्ञान की क्लास में, जिसमें हम आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी आदि एग्जामों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। तो आज की क्लास हमारी 24 नंबर है। 24वीं क्लास में हम 30 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो व्याख्या सहित होंगे, जहाँ पर ज़रूरत होगी व्याख्या की। तो यह क्लास रेलवे के किसी भी आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलते हैं और बढ़ते हैं अगले सीधे प्रश्नों की तरफ। और अभी तक जिसने भी पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो वह चैनल पर जा सकता है और वहां पर आपको सारे क्वेश्चन की या प्लेलिस्ट मिल जाएगी सारी क्लासेस की। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर से, जो हमारा स्टार्ट है। दिया है, यदि किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में गुण एक समान हो तो ऐसी वस्तु को कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन के अनुसार हमको एक सही उत्तर इसका निकालना है या सेलेक्ट करना है। ए समांगी, बी समदैशिक, सी एक समान, डी सतत। तो इन्हीं चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए समांगी। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, हाई हील अथवा नुकीले जूते हानिकारक हैं क्योंकि ए उनसे पांव घायल हो जाते हैं, बी वे दृष्टि को कमज़ोर करते हैं, सी उनके कारण पोलियो होता है, डी उनके कारण पीठ दर्द होता है और अनिद्रा होती है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए कि जो लोग हाई हील अथवा नुकीले जूते पहनते हैं, क्या कारण उनके पांव घायल होते हैं? नहीं, यह उपयुक्त ऑप्शन नहीं है। वे दृष्टि कमज़ोर करते हैं, यह भी गलत हो जाएगा। उनके कारण पोलियो होता है, ऐसा कोई तथ्य नहीं। उनके कारण पीठ दर्द होता है और अनिद्रा होती है। तो चलने में जब नहीं बनेगा, इनको पहनकर जब चलते उतना अच्छा नहीं बेहतर बनेगा, तो यह कारण हो सकता है। उनके कारण पीठ दर्द और अनिद्रा हो सकती है, थकावट के कारण अनिद्रा हो सकती है। तो हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। दिया गया है, किसी प्लानर में कार्य का संपादन निम्नलिखित विधि द्वारा होता है। ए टेबल की गति द्वारा, बी रैम की गति द्वारा, सी टूल की गति द्वारा, डी कैपलर या क्लैपर बॉक्स की गति द्वारा। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए, किसी प्लानर में कार्य का संपादन निम्नलिखित विधि द्वारा होता है। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए टेबल की गति द्वारा। बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है, एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करे तो उसे डैश कहते हैं। ए एस्टेरॉयड, बी प्लेनेट, सी सैटेलाइट, डी कॉमेट। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करे तो उसे क्या कहते हैं? एस्टेरॉयड। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या को। दिया गया है, एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करे तो उसे एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? ए 15, बी 169, सी 162, डी 109। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा, एक बैरल में 162 लीटर होता है। 169 सिमिलरिटी वाला है, क्योंकि यह बहुत ही कंफ्यूज करेगा, तो इस पर तो खास करके ध्यान देना। 159 और 169, तो यहाँ पर 159 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, यदि कोई वातावरण नहीं हो तो पृथ्वी पर दिन रात की अवधि ए घटेगी, बी बढ़ेगी, सी वही रहेगी, डी
मौसम पर निर्भर करेगी। तो प्रश्न कह रहा है यदि कोई वातावरण नहीं हो तो पृथ्वी पर दिन रात की अवधि क्या हो जाएगी? सी वही रहेगी। देखते हैं इसकी व्याख्या को। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि पृथ्वी के घूर्णन की अवधि पर निर्भर करती है, यह वातावरण पर निर्भर नहीं करती। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूमती है, इसलिए 24 घंटे का दिन रात होता है। अतः पृथ्वी पर वातावरण रहने पर भी दिन रात की अवधि वही रहेगी। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नोबेल अल्फ्रेड बर्नार्ड जिसके नाम से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं या दिए जाते थे, वे एक ए इंजीनियर हैं, बी केमिस्ट हैं, सी ए व बी दोनों, डी डॉक्टर हैं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी ए व बी दोनों, यानी कि इंजीनियर भी हैं और केमिस्ट भी दोनों हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा नैनो टेक्नोलॉजी आणविक स्तर पर उत्पादन है अथवा पूर्ण शुद्धता के साथ परमाणु अथवा अणु जितनी नन्ही वस्तुओं, पुर्जों अथवा यंत्रों का उत्पादन करना। इस कार्य के लिए पदार्थों के मापन हेतु नैनोमीटर मापने का प्रयोग किया जाता है। नैनोमीटर होता है 1 मीटर का डैश भाग। तो इन चारों ऑप्शनों में से हमको इसका सही उत्तर निकालना है तो हो जाएगा हमारा, खाली स्थान पर हम भरेंगे सी 10⁻⁻⁹। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रति सेकंड एक रेडियन कितने आरपीएम के बराबर होगा? ए 1, बी 9.549, सी 5.9409, डी 3.6। तो इन चारों ऑप्शनों में से सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी 9.549। प्रति सेकंड एक रेडियन कितने आरपीएम घूमता है? 9.549। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है ट्राई से संबंधित है। क्या संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी टेलेस्ट रेगुलेटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सी टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो ट्राई जिससे संबंधित है वह ऑप्शन के अनुसार देखें तो हो जाएगा हमारा ए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई का फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, या उससे पहले हम इसके व्याख्या पर थोड़ा सा नज़र डालेंगे। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का संक्षिप्त रूप है। यह भारत में टेली कम्युनिकेशन का नियामक प्राधिकरण है। इसका गठन वर्ष 1997 में हुआ था। क्योंकि ट्राई की स्थापना पूछी जा सकती है कि ट्राई की स्थापना कब हुई थी, इसलिए यह इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल के आपेक्षिक घनत्व की इकाई है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम, बी किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, सी किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, डी कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी कोई नहीं। देखते हैं यहाँ पर हम इसके सही उत्तर को। क्या है इसका सही उत्तर? यह है किसी पिंड का आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है? पिंड का घनत्व बटे जल का घनत्व। यानी कि इस प्रकार आपेक्षिक घनत्व एक शुद्ध अनुपात है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न।
दिया गया है गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने की? ए. जूस्ट बर्गी, बी. जॉन नेपियर, सी. ताइचेन, डी. आर्किमिडीज। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी. जॉन नेपियर ने। देखते हैं इसकी व्याख्या को, क्योंकि यह पूछा जाएगा कि कब की थी। तो 1614 ईस्वी में जॉन नेपियर ने लघुगणक की संकल्पना की। इसकी सहायता से जटिल गणितीय गणनाओं को आसानी से निष्पादित किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लंबी दूरी पर टेलीफोन करने के आविष्कारक हैं? ए. क्रिस्टोफर डाक, बी. नील्स बोर, सी. माइकल एडवर्ड्सकी पुपिन, डी. अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो लंबी दूरी पर टेलीफोन करने के आविष्कारक हैं, उनका नाम हो जाएगा हमारा डी. अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसका आविष्कार किया। बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। इनका जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। यह आविष्कार इन्होंने 1876 में किया था। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से शहर में आईआईटी तकनीकी संस्थान नहीं है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए. कानपुर, बी. कोलकाता, सी. गुवाहाटी, डी. रुड़की। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होगा कि आईआईटी कानपुर में तो आईआईटी की व्यवस्था है। आईआईटी रुड़की का भी नाम सुना होगा, यहाँ पर भी है। और बचे हमारे पास दो ऑप्शन। तो गुवाहाटी में भी आईआईटी गुवाहाटी भी सुना होगा, यहाँ पर भी है। लेकिन कोलकाता में किसी भी आईआईटी का आपने नाम नहीं सुना होगा। तो बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को। 11 अप्रैल 2017 तक भारत के 23 शहरों में आईआईटी तकनीकी संस्थान स्थापित प्रस्तावित हैं। ये हैं कानपुर, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, गुवाहाटी, खड़गपुर, रुड़की, भुवनेश्वर, गांधीनगर, हैदराबाद, इंदौर, जोधपुर, मंडी, पटना, रोपड़, वाराणसी, जम्मू, पलक्कड़, तिरुपति, गोवा, भिलाई, धारवाड़ तथा धनबाद। इन स्थानों पर 11 अप्रैल 2017 के डेटा के साथ में इतने शहरों में आईआईटी की स्थापना हो चुकी है। और आगे कहाँ कहाँ तक बनते हैं, आप आगे करंट अफेयर के रूप में आप देख सकते हैं या जानकारी कर सकते हैं। PSLV शब्द संक्षेप एक्रोनिम का तात्पर्य है? क्या हो जाएगा? ए. पीरियोडिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बी. पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सी. परमानेंट स्पेस लॉन्च व्हीकल, डी. प्रोग्राम्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से हमको सही का चुनाव करना है। तो हमारा हो जाएगा PSLV का फुल फॉर्म हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया है PSLV का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है 1200 किलोग्राम भार तक के दूर संवेदी उपग्रहों का 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से PSLV का देश में विकास किया गया है। यह 4 चरण वाला ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है? ए.
सर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया का कारण खोजा था। बी 15वीं सदी में वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग खोजा था। सी एडवर्ड जेनर ने टीका खोजा था। डी हेनरी कैवेंडिश ने ऑक्सीजन की खोज की थी। ई मार्को पोलो एक प्रसिद्ध अन्वेषक था जिसने चीन की यात्रा की थी। तो यहाँ पर कौन सा कथन गलत हो जाएगा? तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम सत्य वाले ऑप्शन को छांट लें, यानी कि ए वाला देखें, सर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया का कारण खोजा, बिल्कुल सही है। 15वीं सदी में वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग खोजा था, बिल्कुल सही है। और यह केरल के तट पर खोजते खोजते साउथ अफ्रीका के किनारे से आया हुआ था, तो यह बिल्कुल सत्य है, मुगल दरबार में। सी एडवर्ड जेनर ने टीका की खोज की, तो यह भी बिल्कुल सही है। हेनरी कैवेंडिश ने ऑक्सीजन की खोज की, तो यहाँ पर यह गलत हो जाएगा। ई मार्को पोलो एक प्रसिद्ध अन्वेषक था जिसने चीन की यात्रा की, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको गलत बताना था, तो हमको हो जाएगा हमारा डी बिल्कुल सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नैनो तकनीक एक तकनीक है जो संबंधित है, किससे संबंधित हो जाएगी? ए ध्वनि से, बी प्रकाश से, सी अंतरिक्ष अनुसंधान से, डी परमाणु भौतिकी से। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी परमाणु भौतिकी से नैनो तकनीक संबंधित है। देखते हैं इसकी व्याख्या को। नैनो तकनीक एक तकनीक है जो लघुकरण से संबंधित है। विशिष्ट गुणों वाली युक्तियों के निर्माण हेतु परमाणुओं तथा अणुओं के भौतिक गुणों का उपयोग करने वाली तकनीक का नैनो तकनीक कहते हैं। नैनो तकनीक का प्रयोग वैसे तो कई क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आनुवंशिकी का क्षेत्र इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था। ए सोयूज 1, बी स्पुतनिक 1, सी सैल्यूट 1, डी वोस्टॉक 1, ई इल्यूसिन 1। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए, पांचों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी स्पुतनिक फर्स्ट या 1। देखते हैं इसकी व्याख्या को। यह मानव निर्मित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था, जिसे 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। दिया गया है, एंटी साइक्लोन्स का कारण क्या है? ए तीव्र हवाएं, बी भारी वर्षा, सी स्पाइरली भीतर की ओर बहने वाली हवाएं, डी स्पाइरली बाहर की ओर बहने वाली हवाएं, ई भूकंप। तो इन पांचों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी स्पाइरली बाहर की ओर बहने वाली हवाएं एंटी साइक्लोन का कारण है। देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया है, प्रतिचक्रवात उस विशिष्ट मौसम परिस्थिति को कहते हैं जिसमें किसी उच्च दाब केंद्र का विकास होता है, अर्थात स्पाइरली बाहर की ओर बहने वाली हवाएं पैदा होती हैं। प्रतिचक्रवात में वाताग्र का अभाव होता है तथा प्रतिचक्रवात से मौसम साफ होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कार्पस्कुलर थ्योरी का प्रयोग क्या बताने के लिए किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 5 ए ई बराबर mc², बी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, सी चार्ज का क्वांटाइजेशन, डी रिलेटिविटी का सिद्धांत, ई रेडियोधर्मिता।
तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा डी, रिलेटिविटी का सिद्धांत कार्पस्कुलर थ्योरी है, जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रत्येक फोटॉन के साथ संबंध ऊर्जा कितनी होती है? ए h(v)⁻1, b ऑप्शन बी h/u, सी u/h, डी hv, ई बराबर hv2। यहाँ पर 5 ऑप्शन के अनुसार देखें तो पांचों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्येक फोटॉन के साथ संबंध ऊर्जा कितनी होती है, तो हमारा सही उत्तर निकल कर आएगा डी hv। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को। प्रत्येक फोटॉन के साथ संबंध ऊर्जा E बराबर HU भौतिकी में फोटॉन प्रकाश और अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण के मूलभूत को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। गर्मी के मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि ए हवा की ताप संचालकता बढ़ती है, बी पंखा हवा को ठंडा करता है, सी पसीना तेजी से वाष्पित होता है, डी पंखा ठंडी हवा का वितरण करता है। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि गर्मी के मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि पसीना तेजी से वाष्पित होता है। देखते हैं इसकी व्याख्या को। गर्मी के दिनों में पंखे की हवा से पसीना तेजी से वाष्पित होता है। इस प्रक्रिया में पसीना शरीर से ऊष्मा अवशोषित करता है जिससे ठंडक महसूस होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शक्ति उत्पादन से संबंधित है? ए BPCL, बी NTPC, सी RITES, डी NTC। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो NTPC कंपनी शक्ति का उत्पादन करती है। देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को। दिया है NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन शक्ति उत्पादन से संबंधित है। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसकी स्थापना ताप विद्युत ऊर्जा के विकास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की विद्युत उत्पादन कंपनी के रूप में नवंबर 1975 में दिल्ली में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश में ताप विद्युत गृहों की योजना बनाना, उनको प्रोत्साहन देना और उनका समन्वित विकास करना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। सिलेंडर में भरी हवा को अचानक पिस्टन से दबाया जाता है, कुछ देर बाद क्या होता है? ए दबाव समान होता है, बी दबाव बढ़ जाता है, सी दबाव घटेगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा बी दबाव बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक घूर्णी फ्लाई व्हील का RPM निम्नलिखित द्वारा नापा जा सकता है। ए बैरोमीटर, बी एमोमीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी स्ट्रोबोस्कोप। तो इन चारों ऑप्शनों में से सही उत्तर देखें कि एक घूर्णी फ्लाई व्हील का RPM निम्नलिखित द्वारा मापती है या मापा जा सकता है। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी स्ट्रोबोस्कोप। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है SIM का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि सिम का पूर्ण रूप क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए सिग्नल इंफॉर्मेशन मोड, बी सिंपल आइडेंटिटी मोड, सी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, डी सेलिंग इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से SIM का पूर्ण रूप यानी कि सिम का पूर्ण रूप जो होगा वह हो जाएगा सी
सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? ए डॉक्टर केविन कारमोन, बी डॉक्टर जोएल एंजल, सी ग्राहम बेल, डी स्टीफन हॉकिंग, ई बिल गेट्स। तो इन चारों ऑप्शनों में से, पांचों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा सी ग्राहम बेल। देखते हैं इसके व्याख्या पर नज़र डालेंगे। अमेरिकी वैज्ञानिक एमाइल बर्लिन ने 1876 ईस्वी में माइक्रोफोन की खोज की। माइक्रोफोन एक ऐसी युक्ति है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। कुछ समय बाद माइक्रोफोन का पेटेंट ग्राहम बेल एंड कंपनी ने अपने नाम कराया। माइक्रोफोन का सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा पर आधारित है। विकल्पों के आधार पर विकल्प सी उपयुक्त उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ए थॉमस अल्वा एडिसन, बी गैलीलियो, सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, डी जी मार्कोनी। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित करने की तकनीक को कहा जाता है? ए ऑडियोग्राफी, बी लेक्सिकोग्राफी, सी होलियोग्राफी, डी फोटोग्राफी। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा सी होलोग्राफी। देखते हैं इसकी व्याख्या पर नज़र डालेंगे। दिया है लेजर प्रकाश के उपयोग से एक विशेष प्रकार के त्रिविमीय चित्र खींचे जा सकते हैं जिससे होलोग्राफी तकनीक संभव हो सकी है। त्रिविमीय बिंब को उच्च वैषम्य पर उन्मत्त तंतुवचन फिल्म द्वारा प्राप्त करने की प्रक्रिया होलोग्राफी कहलाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है। कथन घने कोहरे में रात के वक्त दो रोडवेज की बसों की भिड़ंत से काफ़ी लोग घायल हुए। पूर्ण धारा एक दी गई है। इनमें से एक बस का चालक बस चलाने में निपुण नहीं होगा। नंबर 2, कोहरे के कारण प्रायः ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर चार ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर निकाला जाए तो हो जाएगा हमारा बी केवल सेकंड अंतर्निहित है, यानी कि कथन के अनुसार हमको बताना था। तो यहाँ पर कथन 2 हमारा सिर्फ मैच करेगा क्योंकि यहाँ पर कोहरे में रात के वक्त दो रोडवेजों की बस में भिड़ंत से काफ़ी लोग घायल हुए हैं। तो कोहरे के कारण, कथन 2 कह रहा कोहरे के कारण प्रायः ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर सिर्फ कोहरा पहले से दिया गया है तो क्योंकि दिन में तो वह साफ चला रहे थे या गाड़ियाँ चल रही थी, एक्सीडेंट जो हुआ है वह कोहरे के कारण हुआ। तो सिर्फ कोहरा हमको यहाँ पहले वाले ऑप्शन में कोहरे के कारण का कहीं पता नहीं चला है, यानी कि ड्राइवर तो निपुण है तो ड्राइवर पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, यानी कि हमारा सिर्फ सेकंड वाला ही अंतर्निहित होगा। तो यहाँ पर सभी प्रश्न आज के 30 प्रश्नों पर हमने चर्चा की कंप्लीट हुए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं तब अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका समय शुभ हो।